One individual may die for an idea, but that idea will, after his death, incarnate itself in a thousands of lives. एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार उसकी मृत्यु के बाद 1000 जीवन में खुद को अवतार लेगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जी हाँ, ये बातें आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती के अवसर पर मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। आज 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जो कि नेताजी का जयंती है और समय है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उनके जीवन दर्शन के बारे में यादों को सामने लाने का। तो उनका जन्म बहुत ही अद्भुत है। एक उग्र राष्ट्रवादी रेडिकल नेशनलिस्ट थे, जिनकी देशभक्ति ने उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में एक बना दिया। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में उनका जन्म हुआ। माता प्रभावती दत्त बोस और पिता जानकीनाथ बोस। शुरुआती स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में एडमिशन लिया, लेकिन उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण वे वहां नहीं रह पाए। उसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। 1919 में बोस भारतीय सिविल सेवा इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए लंदन गए और वहां उनका सिलेक्शन भी हो गया। हालांकि उन्होंने सिविल सेवा से रिजाइन कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि वो अंग्रेजों के साथ कार्य नहीं कर सकते। वे विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जबकि चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले संबोधित किया। ये एक फैक्ट है इंपॉर्टेंट। सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था एडोल्फ हिटलर ने। 1921 में नेताजी ने चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादन का कार्यभार संभाला। 1923 में वे उनको अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और साथ ही बंगाल राज्य कांग्रेस का सचिव चुना गया। 1925 में क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित होने के कारण उन्हें मांडले कारागार में भेजा गया, जहां वह टीबी की बीमारी से ग्रसित हो गए। 1930 के दशक के मध्य में बोस ने यूरोप की यात्रा की। उन्होंने पहले शोध किया, तत्पश्चात द इंडियन स्ट्रगल नामक एक बुक लिखा, उसका पहला भाग, जिसमें उन्होंने 1920 से 1934 के दौरान होने वाले देश के सभी स्वतंत्रता आंदोलनों को कवर किया। 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिए। 31 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन तथा गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने का विरोध किया। 1930 के दशक में वह जवाहरलाल नेहरू और एम.एन. रॉय के साथ कांग्रेस की वाम राजनीति यानी जो लेफ्ट पॉलिटिक्स थी उसमें संलग्न रहे। लेफ्ट जो समूह था, ग्रुप था, के प्रयास के कारण कांग्रेस ने 1931 में कराची में दूरगामी कट्टरपंथी प्रस्ताव पारित किए, जिसमें मुख्य कांग्रेस लक्ष्य को मौलिक अधिकारों की गारंटी देने के अलावा उत्पादन के साधनों के समाजीकरण सोशलाइजेशन घोषित किया गया। 1938 हरिपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसके बाद राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। यह नीति गांधीवादी विचारों के अनुकूल नहीं थी। 1939 में त्रिपुरी में उन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराया। उनको हराकर
कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। गांधी जी से उनके वैचारिक मतभेद थे और इस कारण बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद से रिजाइन दे दिए। इसका उद्देश्य उनके गृह राज्य बंगाल में वाम राजनीतिक और प्रमुख समर्थन आधार को समेकित करना था। बिना शर्त स्वराज, अनकंडीशनल स्वराज, अनक्वालिफाइड स्वराज अर्थात स्वतंत्रता का समर्थन किया और मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया, जिसमें भारत के लिए डोमिनियन के दर्जे की बात कही गई थी। 1930 का दशक सविनय अवज्ञा आंदोलन का था। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उन्हें फिर से सविनय अवज्ञा में भाग लेने के कारण कैद कर लिया गया और कलकत्ता में नजरबंद किया गया। भारतीय राष्ट्रीय सेना बोस ने पेशावर और अफगानिस्तान के रास्ते बर्लिन भागने का प्रबंध किया। वह जापान से बर्मा पहुंचे और वहां भारतीय राष्ट्रीय सेना को संगठित किया ताकि जापान की मदद से भारत को आज़ाद कराया जा सके। उन्होंने जय हिंद और दिल्ली चलो जैसे प्रसिद्ध नारे दिए। अपने सपनों को साकार करने से पहले एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई। आज़ाद हिंद भारतीय सेना बोस ने बर्लिन में स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना की और युद्ध के लिए भारतीय कैदियों से भारतीय सेना का गठन किया, जिन्होंने एक्सिस शक्तियों धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली और जापान द्वारा बंदी बनाए जाने से पहले उत्तरी अफ्रीका में अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी थी। यूरोप में बोस ने भारत की आज़ादी के लिए हिटलर और मुसोलिनी से मदद मांगी। ये बहुत बड़ा उस समय के लिए था। आज़ाद हिंद रेडियो का आरंभ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में जर्मनी में किया। इस रेडियो का उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु संघर्ष करने के लिए प्रचार प्रसार करना था। इस रेडियो पर बोस ने 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय सेना जुलाई 1943 में जर्मनी से जापान नियंत्रित सिंगापुर पहुंचे और वहां से उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो जारी किया। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की। आईएनए का गठन पहली बार मोहन सिंह और जापानी मेजर इबिची फुजीवारा के नेतृत्व में किया गया था तथा इसमें मलायन, वर्तमान में मलेशिया है, अभियान में सिंगापुर में जापान द्वारा कब्जा किए गए ब्रिटिश भारतीय सेना के युद्ध के भारतीय कैदियों को शामिल किया गया। इंडियन नेशनल आर्मी में सिंगापुर के जेल में बंद भारतीय कैदी और दक्षिण पूर्वी एशिया के भारतीय नागरिक दोनों शामिल थे। इसकी सैन्य संख्या बढ़कर 50,000 तक हो गई थी। 1944 में इम्फाल बर्मा में भारत की सीमा के भीतर संबद्ध सेनाओं का मुकाबला किया। हालांकि रंगून के पतन के साथ आज़ाद हिंद सरकार एक प्रभावी राजनीतिक इकाई बन गई। नवंबर 45 में ब्रिटिश सरकार द्वारा आईएनए के लोगों पर मुकदमा चलाए जाने के तुरंत बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। आईएनए के अनुभव ने वर्ष 45-46 के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना में असंतोष की लहर पैदा की, जिसकी परिणति फरवरी 1946 में बॉम्बे के नौसैनिक विद्रोह के रूप में हुई, जिसने ब्रिटिश सरकार को जल्द से जल्द भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। 18 अगस्त 1945 को जापान शासित फार्मोसा में एक विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। तो आपके समक्ष ये रहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका आज 23 जनवरी को जन्म तिथि है। उनका जन्म तिथि पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और ये वीडियो रखा गया NKTIS की ओर से। कैसा लगा ज़रूर अपने अनुभव शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।